गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो अपना साथ बनाए रखिए जिससे हमेशा हम खास बने रहें। ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में आपकी साइंस में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पहली यूनिट लाइट पूरी खत्म कर दी थी। ठीक है, साइंस में भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट लाइट पूरी आपकी खत्म हो चुकी है। 4 लेसन उसमें थे, चारों हमने खत्म कर दिए थे। ठीक है, अब उसके केवल न्यूमेरिकल्स बचे, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न पहले हम केमिस्ट्री के 1-2 लेसन खत्म कराएंगे, उसके बाद आंकिक प्रश्न लगवाएंगे, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है। हो सकता है तब तक बुक्स बाजार में आ जाएं। अगर फिर भी नहीं आती हैं तो हम आपको एक बुक से फोटो कॉपी करा के जो अंकित वाले क्वेश्चन वो दे देंगे, या फोटो खींच के आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी पहली यूनिट पूरी खत्म हो चुकी है। अभी से हम 4 बार और रिवीजन कराएंगे। साइंस का कोर्स खत्म करके बार बार इसे रिवाइज कराते रहेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल भर जाए, बिल्कुल आपको कठिन ना लगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगती रहे, डर ना लगे आपको। बिल्कुल आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपको साइंस बिल्कुल रटने नहीं देंगे, तो प्रॉमिस पे हम पूरा खरा उतरेंगे। लेकिन आप लोग को बस हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है। रोज हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहें और मन लगा के देखें, और कोई भी पिछला वीडियो ना छूटे। पिछला देखने के बाद ही अगला देखें। ये नहीं आपने पीछे के 1-2 वीडियो देखे नहीं, आगे का देखने लगे तो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल पहली यूनिट पूरी खत्म हो चुकी है। अब हमने ध्यान दीजिएगा, पहली यूनिट के चारों चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक शब्द के, एक एक लाइन के। आपके में ध्यान दीजिएगा, आपके में जो अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं वो आपको इसी में से मिलेंगे। ये हमने कई राइटर्स की किताबों में से छांट के, मॉडल पेपर से, अनसॉल्व्ड से जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब छांट के एक जगह इकट्ठे करा के हम कई वर्षों से बच्चों को लिखवाते रहते हैं। यूनिट खत्म करने के बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिखवाते हैं। आपके भाई बहन पढ़े होंगे, उनके पास भी लिखे होंगे, और इनमें से 100% 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने ही मिलने हैं, और एक एक शब्द के, एक एक लाइन के केवल इसके आंसर हैं। तो इन्हें हम यहाँ बोर्ड पे लिखवाएंगे नहीं, इनकी फोटो कॉपी करा के आपको हम अब की बार जब नोट्स देने के लिए बुलाएंगे तो साथ में फोटो कॉपी करा के इसकी दे देंगे हम। ठीक है, वरना फोटो खींच के आपके पास भेज देंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके ऐप पर डॉक्यूमेंट्स या असाइनमेंट के नाम से ऊपर वीडियो से पहले असाइनमेंट लिख के एक टॉपिक आता है, उसे जब आप क्लिक करेंगे तब उस पर ये फोटो वगैरह आपको मिल जाएंगी, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा आपको समझाए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पिछली साल हमने लिखवाए थे नोट्स से, नोट्स ये पिछली साल के ही हैं जो आपको नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी समझिएगा, केवल 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। कहा है प्रकाश, देखिए सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, बहुत सारे बता भी चुके हैं इसमें। प्रकाश की ये जो तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो बिना माध्यम के भी आगे चलती रहती हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती भाइयों? अनुप्रस्थ। ये आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और प्रकाश की चाल जो है वायु तथा निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल वायु में और निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, उसके अलावा जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल वायु और निर्वात में होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो दृश्य प्रकाश होता है जो हमें दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखिएगा, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर ये 0 बना, इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश की चाल
सबसे पहले वैज्ञानिक थे रोमर। क्या नाम है? रोमर। ये रोते रोते मर गए थे, इसीलिए इनका नाम है रोमर। ठीक है, वैज्ञानिक रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। उसके बाद ध्यान दीजिए, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में, जो सूर्य से प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता? 8 मिनट 19 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड के समय में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता 0 होती। पहले भी हमने बताया था, जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है घरों में, वो होता समतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी होती है अनंत और क्षमता होती है 0। बहुत पूछा जाता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और क्षमता 0 होती है। और बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक हमने बताया था कि अगर हम फोकस दूरी को मीटर में नापे तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या बताया था? डायोप्टर होता है। ऐसे डी लिख देते हैं, डी। उसके बाद ध्यान दीजिए, कोई दर्पण है या कोई लेंस है, उसकी फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, तो बताइए इन दोनों में संबंध क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये डेरिवेशन हमने पूरा कराया था। और ध्यान दीजिए भाइयों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती माइनस में। ऐसे ही क्षमता उत्तल लेंस की प्लस में, अवतल लेंस की माइनस में होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता, छोटा प्रतिबिंब बनता वस्तु से। यह भी हमने आपको बताया था। और किस लेंस के द्वारा अगर पूछा जाए, किस लेंस, पहले था दर्पण, किस लेंस के द्वारा हमेशा सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। लेंस कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। भाइयों ध्यान देना। उसके बाद अपवर्तनांक हमने बताया था, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का, किसका? जल का। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। एक उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमने थ्योरी में आपको बताया था कि प्रकाश, ध्यान से सुनिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, कौन सी क्रिया में? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति, क्या चीज? आवृत्ति कभी नहीं बदलती। अपवर्तन की क्रिया में कौन सी चीज नहीं बदलती? कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगला पॉइंट है, देखिए ये भी सब लिखवा चुके हैं हम आपको थ्योरी में। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बैंगनी की सबसे कम और लाल की सबसे अधिक होती है। और कांच में लाल प्रकाश की फोकस दूरी सबसे ज्यादा, बैंगनी प्रकाश की फोकस दूरी सबसे कम होती है। और बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे छोटी होती है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी और लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ये सब छांट के लिखवाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अनसॉल्व्ड वगैरह सबसे छांट के। फिर देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है। हमने विविग्योर आपको बताया था, प्रकाश निकलता था, स्पेक्ट्रम जो बनता था उसमें सबसे नीचे कौन सा होता था? बैंगनी।
क्रम बताया था विविग्योर से। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होता? लाल रंग के प्रकाश का। उसके बाद भैया अगर हमारी आंखें बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, कोई चश्मा वश्मा नहीं यूज कर रहे हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हमारी आंखें बिल्कुल सही है तो हमारी आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी आंखों में दूरदृष्टि दोष है, यानी पास की नजर कमजोर है, तो हम अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष है तो हम अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये सब बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और लाल रंग है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, इसीलिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी उसका प्रकीर्णन सबसे क्या होगा? अधिक होगा। तो बैंगनी रंग के प्रकीर्णन इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से अगर हम देखें तो आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई पड़े? काला दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ये सब बता चुके हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये भी बताया था। अच्छा बताइए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो हमारी आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता? हमेशा उल्टा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहां पे बनता है? हमेशा रेटिना पर बनता है। कैसा बनता? वास्तविक उल्टा और छोटा। कहां बनता? रेटिना पर बनता है। अच्छा बताइए, मानव नेत्र में जो पुतली है उसका क्या काम होता है? पुतली का काम होता है जो हमारी आंख के अंदर प्रकाश जा रहा है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना, आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक। अच्छा, हीरा जो है, हीरे का चमकदार दिखाई देना, परख नली डूबी हुई है उसका चमकदार दिखाई देना, कांच में पड़ी दरार का चमकदार दिखाई देना, रेगिस्तान की मरीचिका, ये सब किसके उदाहरण है? प्रकाश के किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ये भी सब बता चुके हैं, हमने डिटेल में लिखवाए भी थे। बताइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो प्लेन शीशा होता है जो घरों में होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा? सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वायु का अपवर्तनांक भाइयों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, तारे जो टिमटिमाते हैं ये किस कारण होते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कल ही हमने ये बताया था आपको, ठीक है। जल में अगर हम कोई पेंसिल डुबो दें, जल में पेंसिल डुबो दें तो पेंसिल डूबी हुई जो होती है वो हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। किस कारण? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर जल में कोई सिक्का डूबा हुआ है तो वो हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ये भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 के लगभग होता है, ठीक है। क्राउन कांच एक होता, क्राउन कांच, ये कांच की एक क्वालिटी है, ठीक है। क्राउन कांच जो है इसका अपवर्तनांक होता 1.52। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अनसॉल्व से, मॉडल पेपर से, कई राइटर्स की बुक से छांट छांट के हमने पिछली साल लिखवाए थे। इनमें से 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा बताइए, मनुष्य की जो आंख होती है, आंख, इसका जो गोला होता, गोलक, इसका व्यास कितना होता? डायमीटर, इसका व्यास होता लगभग 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता? 2.3 सेंटीमीटर होता है। अच्छा बताइए, स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है?
लगभग 4 डायोप्टर। अगर हमारी आंखें बिल्कुल सही हैं तो हमारे आंख की जो समंजन क्षमता है वो लगभग 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने भागते हुए आ रहे हैं तो हमारी चाल दर्पण में जो है वो दुगनी प्रतीत होती है। कितनी प्रतीत होती है? दुगनी। तो ये पॉइंट्स आपके थे, ये पूरी यूनिट आज आपकी खत्म हो गई। लाइट यूनिट जो है पूरी खत्म हो गई, पूरी थ्योरी, पूरे डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके सारे खत्म हो गए। केवल न्यूमेरिकल बचे हैं, वो हम अगले 2-4 दिनों बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तब तक किताबें आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, वरना उसकी कॉपी हम आपको फोटो खींच के भेज देंगे। ठीक है, और कल आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कल से केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो रही है। आप लोग फेयर पे लिखते जाएं। केमिस्ट्री का एक लेसन खत्म करेंगे, केमिस्ट्री के नोट्स आपको बांटना शुरू कर देंगे। लेकिन नोट्स और वीडियो केवल उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने फीस जमा कर दी है और रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया। बाकी लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंचेंगी, मजबूरी है, क्योंकि आप लोग हम लोगों की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। बहुत दिन हमने रियायत दे दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।